नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का गठन गंभीर अपराधों की जांच के लिए किया गया है। इन संस्थाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वायत्त होना बहुत जरूरी है और ये उम्मीद भी की जाती है। उम्मीद ही नहीं की जाती बल्कि भरोसा होता है कि इन लोगों को इन संस्थाओं से न्याय मिलेगा। लेकिन हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी इन संस्थाओं की पारदर्शिता पर जो सवालिया निशान लगाती है वो सोचने पर मजबूर कर देती है। पहले विरोधी दल जिन पर ये संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई करती हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इन जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना बेहद चिंता का विषय है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बार बार सवाल उठने की वजह से इन एजेंसियों की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रभाव से इतर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए ताकि उनकी छवि और विश्वसनीयता बनी रहे। दरअसल देश में अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें आरोपी जमानत न मिलने के कारण अधिकतम सजा से भी अधिक सजा भुगत चुके हैं। मामले को अधिक लंबा खींचने के कारण जांच एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है और यही वजह है कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की संज्ञा दिए जाने के बाद ईडी की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठे हैं। आरोप तय किए बिना आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? पीएमएलए मामलों में दोष सिद्धि की दर क्या है? आप एक व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रखते हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों धूमिल हो रही जांच एजेंसियों की छवि? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे स्वदेश एजेंडा में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते रहा है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है ये संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम करती हैं और विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता करार दिया तो वहीं ईडी के क्रियाकलापों पर नकारात्मक टिप्पणी की और नसीहत दोनों जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करने की दी। अब एक बार फिर ये मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच एजेंसी की कम सजा दर की ओर इशारा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से अपने अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डेप्यूटी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लो कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाया और पूछा कि किसी को बिना आरोप तय किए कब तक जेल में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर की। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने ईडी मामलों के आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, आपको अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। उन सभी मामलों में जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको उन मामलों को कोर्ट में प्रूफ करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि 10 सालों में दर्ज 5000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 41 में सजा हुई है। अब कल्पना करें, जस्टिस भुयान ने कहा, बिना आरोप तय किए आप किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं? पीएमएलए केस में सजा की दर क्या है? ईडी से सवाल, क्या वह किसी आरोपी को सालों तक जेल में रख सकता है? संसद में उन्होंने कहा कि सिर्फ 41 मामलों में ही सजा हुई है। ईडी ने 2014 से 2024 के बीच पीएमएलए के तहत कुल 5297 मामले दर्ज किए। इसमें कहा गया कि उक्त अवधि के दौरान 41 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। आंकड़ों की बात करें तो ईडी द्वारा 2019 से वर्तमान तक कुल 132 धन शोधन के मामले दर्ज हैं। पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामले। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केवल एक मामले में सजा हुई। 31 जुलाई तक 2019 में 15, 2020 में 28, 2021 में 26, 2022 में 34, 2023 में 26 और 2024 में अब तक 3 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 132 ECIR में से 5 में सुनवाई, 1 मामले में सजा हुई। डेटा के मुताबिक एकमात्र दोषी सिद्धि 2020 में हुई थी। 2005 से जनवरी 2023 तक उसने 5906 मामले दर्ज किए। केवल 25 मामले यानी मात्र 0.42% निपटाए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरोप तय किए आरोपियों को जेल में बंद रखने और ईडी के कम सजा दर पर नाराजगी जताई है। कहा है कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं और पीएमएलए केस में सजा की दर क्या है?
न्यायाधीश ने पीएमएलए मामलों में प्राप्त साक्ष्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए, जो अपने आप में बड़े सवाल है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कार्रवाई क्या वाकई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है? क्या सिर्फ आकाओं को खुश करने के लिए कार्रवाई कर जेल में डाला जा रहा है? यदि नहीं, तो बार बार इन संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट की फटकार क्यों? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो बिना जांच के आप कितने सालों तक गिरफ्त में रखेंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पर आया उच्चतम न्यायालय की तरफ से। हमने इससे पहले सीबीआई को कहते ना पिंजरे में तोता और इस तरह की बातें कही गई थी, बहुत सालों पहले कही गई थी, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बात सामने आई थी। अब सवाल सीबीआई के बाद ईडी पर है, और ये दोनों ही संस्थाएं वो हैं जिस पर भरोसा करते हैं लोग। कार्रवाई की बात होती है, राजनीतिक रूप से यदि मैं जाऊं इन दोनों संस्थाओं में, तो इन दोनों ही संस्थाओं पर कई सारे गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता था कि आखिरकार क्या उन पर सवाल उठाना सही है? क्या विपक्ष जो आरोप लगाता है क्या वो सही है? क्या वाकई में ये संस्थाएं जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव होता है? बहुत साफ साफ शब्दों में यदि कहा जाए इस बात को, तो क्या ये तमाम बातें सच हैं? यदि नहीं है तो फिर आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं? कई ऐसे दिग्गज हैं जो जेल में गए, वो जेल में गए तो वो जेल में ही रह गए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, सजा नहीं हुई है, जमानत होती है एक लंबे वक्त बाद। तो ऐसे में क्या किसी का करियर खत्म करने की कोई साजिश है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? नियम और कानून से यदि इस चीज को समझा जाए तो नियम कानून तो हर चीज के लिए बने हैं, लेकिन क्या उसकी कोई दर तय है? यदि है तो फिर इतना वक्त जो बाकी दिग्गज थे उनके बारे में क्या कहेगी ये संस्थाएं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनूप ठाकुर। अनूप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं बलराज मलिक। बलराज मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल राखी जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। मेरी टीम से मेरा एक रिक्वेस्ट है, बलराज मलिक जी यदि जल्दी से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी थी अभी इस चर्चा में। ठीक है अनूप जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमेशा ही इन पर सवाल उठाता आया, लोकसभा देख लीजिए, रिसेंटली अभी जो इलेक्शन होने हैं उसमें देख लीजिए, पहले से भी कई सारी ऐसी चीजें आई हैं जो दिग्गज जेल में गए हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर सवाल उठाए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई के बाद ईडी पर सवाल उठाने की बात कर रहा है, लेकिन देखिए ये तय कौन करेगा? तय तो एजेंसियों को पता ही होगा ना, जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उन्हें पता ही होता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसको कितने वक्त तक जेल में रह सकते हैं। कोर्ट है, तमाम चीजें उसी माध्यम से चल रही हैं। बावजूद उसके ये जो सवाल खड़ा हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राकेश जी, आवाज नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। अनूप जी एक सेकंड। खेमचंद जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, मेरी टेक्निकल टीम आपको सुन रही होगी, कुछ कनेक्शन है वो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अनूप जी प्लीज बोलिए। खेमचंद राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो आप चर्चा कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाए, ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। आप राखी जी देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आरोप लगाने वाली, तो आप लोग कह सकते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर टिप्पणी करे, संज्ञान ले, आरोप लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे, तो फिर भी क्या देश की जनता देखेगी नहीं? जो ईडी है राखी जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, एक राजनीतिक दल के लिए परिवर्तन निदेशालय की भूमिका का निर्वहन इस संस्थान ने किया, जो गंभीर आरोप और गंभीर मामलों के लिए जिन संस्थाओं का गठन होता है, ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन संस्थानों का दुरुपयोग एक राजनीतिक दल, एक सत्ता पार्टी ब्रह्मास्त्र के रूप में कर रही है, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र के रूप में कर रही है। इससे तकलीफ
वाली कोई बात नहीं हो सकती। चुनाव के टाइम पे ही ये जागृत क्यों होती है? समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करनी है तो इनको चुनाव के समय याद आएगा और ईडी जाके पंचर करेगी। आप देखिएगा किसी भी राजनीतिक दल की छवि धूमिल करने का काम ईडी ने किया। ईडी का जो रोल इस पूरे देश में रहा पिछले 1 दशक के पहले, मैं समझता हूँ ईडी की ऐसी भूमिका कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। 10 साल में 5297 मामले दर्ज हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट क्या है, दोष सिद्धि दर क्या है, इस पे क्या चिंतन नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से बिना दोष के कितने समय तक बड़े बड़े नेताओं को जेल में रखा गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? जनता उनको चुनती है, कब तक आंखें बंद कर दोगे आप जनता की? ठीक है अनूप जी, चिंताजनक विषय है ये। लोकतंत्र की चिंता, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए चिंता है इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया होगा। न्यायपालिका भी इस मामले पर बोल रही है, तो अब क्यों नहीं मीडिया इस मामले को गंभीरता से लेगा? सर मीडिया हर मामले को गंभीरता से लेता है, इसलिए तो हम इस चर्चा में हैं, इसलिए तो हम इस चर्चा में आज हैं। क्या आपने ऐसे मुद्दों को उठाया, मैं स्वागत करता हूँ आपका। हाँ धन्यवाद सर। चलिए आगे इस चर्चा को बढ़ाती हूँ। खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी खेमचंद जी, एक बार फिर से सीबीआई के बारे में तो हम चर्चा में थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब सवाल उठाए गए थे। अब ईडी की बारी आ गई है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो आज बहुत दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस मंच पे भी कह रहा है। अनूप जी को सुना होगा आपने कि हम लोग कहते थे तो ये कह दिया जाता था कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल गई है, सीबीआई को पड़ी, उसके बाद ईडी को पड़ी। कहीं ना कहीं ये जो मैसेज गया है ये अच्छा मैसेज नहीं है। विश्वास करते हैं लोग इन संस्थाओं पर और जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही हो गई है। अच्छा काम कर रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट टाइम की बात कहेंगे तो आप ये बताइए, जो केजरीवाल जी को जमानत दी है तो क्या उनको पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया? नहीं, उनको कंडीशनल जमानत दी गई है और माना कि ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल जी को सही गिरफ्तार किया था। और डिले या किसी चीज पे तो जो कोर्ट है अगर कहीं कोई कमी है तो वो बोल भी सकती है। ऐसा नहीं कि 100% परफेक्शन एजेंसीज में हो, कोई प्रोसीजर में या किसी डिले में कुछ है तो वो बोल रहे हैं और कोर्ट का वो हक है, बोलना भी चाहिए। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई, आरोप लगाए या फिर आरोप पत्र दायर किया है उन पे तो कोई कमेंट नहीं की है। तो मैं मानता हूँ कि एजेंसी अपना काम कर रही है और पर्टिकुलरली पीएमएलए केसेस में जो सक्सेस रेट है वो भी काफी हाई है और एजेंसी को इस तरीके से डिस्करेज हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे राज्य में एजेंसी को पूरी छूट है जहां भी कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब ईडी विशेषकर वहां काम करती है जहां पे ब्लैक मनी होती है, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, टैक्स की चोरी होती है। तो ईडी अपना काम कर रही है और ईडी की वजह से लाखों करोड़ रुपए भारत सरकार के बचे हैं और ऐसे पैसे को निकाल के ईडी लाई है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट अपनी राय दे सकता है और कोर्ट पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोर्ट ने ईडी के काम की प्रशंसा भी की है। कोर्ट ने ना सिर्फ ईडी के बल्कि सीबीआई के काम की प्रशंसा की है, तो हमें एजेंसी को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हम केजरीवाल जी के केस को या आम आदमी पार्टी के नेताओं के केस को यदि लें टेम्पलेट बना के, तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल जी तो कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी गलत है। तो सभी कोर्ट ने, सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सबने कहा नहीं आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, आपको जो नोटिस दिए वो बिल्कुल सही थे, कानून संगत थे, आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए था, आपने जवाब नहीं दिया और फिर आपको जो गिरफ्तार किया वो भी सही किया। तो उनको मानना पड़ा, इसीलिए उनको रेगुलर जो बेल है उसके लिए जाना पड़ा और रेगुलर बेल भी उनको कंडीशनल बेल मिली, वो कंडीशनल बेल उनको स्वीकार करनी पड़ी। उस व्यक्ति को जो कहता था कि नहीं मैं बेल लूंगा नहीं, मैं अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज करूंगा, तो ये अपने आप में दिखाता है एजेंसियों ने सही काम किया। दिल्ली में घोटाला हुआ इसीलिए उन पे कार्रवाई, दूसरे केसों में भी जहां पे आरोपी। लेकिन खेमचंद जी इसको भी देखिए कि दोष सिद्ध हुआ, आरोप सिद्ध हुए, इतना वक्त क्यों लग गया, हमको ये भी देखना पड़ेगा। अब ये सवाल सिर्फ मैं अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं कर रही हूँ। जो समय की बात है तो ये हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें आप देखें क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने केस हैं, तो इसमें जो रिफॉर्म की बात है वो हमारी सरकार कर भी रही है, उसमें लॉजिस्टिक को भी इम्प्रूव कर रही है। लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकती है, एजेंसी को मजबूत कर सकती है,
एजेंसी को और ज्यादा इक्विप कर सकते हैं, वो इक्विप करने का काम हमने किया। ठीक है, बाकी जो फैसला है वो तो जुडिशरी को देना है। ठीक है। खेमचंद जी वापस आऊंगी। रीना जी, मुझे लगता है बार बार बात अभी, क्योंकि रिसेंट में देखे तो आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज जेल में थे, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का भी मैटर हुआ, फाइनली बाहर आ गए जमानत पे, और अब काफी कुछ बदलाव हो गया, मतलब एक एज ए सीएम फेस भी वो हट चुके हैं अब। लेकिन जो अभी भी जेल में हैं, और सबसे बड़ी बात, और जो दिग्गज गए, यहाँ पे सवाल इस चीज का अब उठ गया है कि जो गए हैं उनको आरोप सिद्ध होने में, दोष सिद्ध होने में इतना वक्त लग रहा है, समय निकल जाता है, इलेक्शंस निकल जाते हैं, एक कोई बड़ा चेहरा जेल के अंदर पिस रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया या उन्होंने जो सवाल उठाया, ये उनका मत है, वो उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, बिना गलती के तो किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, इसलिए सवाल उठाना ठीक नहीं है। राखी जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो थे एक स्टेटमेंट दे रहे थे और सबको दोषी साबित कर रहे थे और ईडी को पूरी तरीके से बचाने में लगे हुए थे। ये उनके बयानों ने साबित कर दिया कि कैसे ईडी का फेवर किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट को सबसे सर्वोच्च रखा गया है, इसीलिए उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। अगर ईडी सही तरीके से, ये संस्थाएं सीबीआई हैं, ईडी हैं, अगर काम कर रहे होते तो आज सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके का बयान देना ही नहीं पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझना चाहिए, जो कि पूरी देश की जनता भी समझ चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय भी समझ चुका है कि ईडी कैसे दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए कैसे जो है विपक्ष के नेताओं को ही पकड़ा जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। पीएमएलए जो होता था, उसका काम होता था कि किसी ने भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है तो पहले जो एक नियम था कि उसमें पहले जांच होती थी, दोषी पाया जाता था, तब उसको जेल में डाला जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद पीएमएलए उसमें उन्होंने परिवर्तन किया धारा में, और उसमें क्या कर दिया कि सीधे जो है पहले उसको जेल डाला जाए। भाई ये तो किसी संविधान में अपने लिखा ही नहीं है। स्वतंत्रता जो है यहाँ के हर नागरिक का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो आप ऐसे जब तक दोष सिद्ध नहीं होता आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो इस बात को ईडी और सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ताक पे रख दिया। इतनी बार ईडी और सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट वाली द्वारा डांट लगाई गई, फटकार लगाई गई, लताड़ लगाई गई, मगर फिर भी ये दोनों संस्थाएं जी हजूरी में इतना ज्यादा लगी हैं कि उन्हें इन लताड़ों का, सर्वोच्च न्यायालय की बातों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। बेशर्मी इतनी ज्यादा ओढ़ रखी है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय को भी ताक पर रख दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता का बयान को आप देखें तो इन्होंने कहा बहुत काले धन आए, तो जनता को बताइए ना कितने काला धन आया। आप ये सोचिए, इन्होंने जितने भी विपक्षी नेताओं को अंदर डाला है, 8 साल 2 साल लंबा समय पीरियड हो गया बहुत से नेताओं को अंदर बंद किए हुए, और सिंगल पैनी भी ये नहीं साबित कर पाए हैं। आप सोचिए, ये जो जितनी भी जांच प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी संस्थाएं बनी होती हैं, उन सबकी तनख्वाह भारतीय नागरिकों के टैक्स से जाती है। हम टैक्स पेयर है, आम जनता, आम नागरिक टैक्स पेयर है जो उनकी तनख्वाहें दे रही है। हर विभाग जो संचालित हो रहा है देश में, ये कोई संस्थाएं अपने आप नहीं चल रही स्वतः से, उनका जितना भी खर्चा आता है, आप सोचिए 150 कहा जाता है 5000 का पन्ना है, 10,000 की वो बनी, ये सब फ्री में नहीं बनता है, पैसे खर्च होते हैं। आपने 2 साल जनता के पैसों की एवं उड़ा दिया और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अभी चल रही है। 9 गवाहियां होने के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और पकड़ी ईडी की, राखी जी, गवाही 9 गवाहियां होने के बाद 10वीं गवाही पर जब उसको 22% बरी कर दिया जाता और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उससे मोटी रकम ले ली जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, तब जो है उसकी गवाही को माना जाता है और पार्टी किसको बनाया जाता है? अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और नीची मानसिकता दिखाता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि उसने जनहित के काम करके दिखा दिए। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षा, मार्शल। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जानते जेल में क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि वो जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे, मार्शल किसने वापस ले लिए? एलजी ने।
उन्होंने पूरे जितने मार्शल दिल्ली की जनता में की महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उसमें बसों से वापस लेने शुरू कर दिए। जो सड़कों के निर्माण के काम चल रहे थे उनको रोकने का काम कर दिया, वो आदेश वापस ले लिए। तो ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देश की जनता को हम कितना ज्यादा प्रताड़ित कर सकते हैं, ये इन्होंने 2014 से जब से आए सरकार में इन्होंने दिखा दिया कि हम देश की जनता के लिए नहीं, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। आप देखिए ना कितने बड़े बड़े जो है इनके ऑफिसेस खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अगर देखा जाए वहीं देखिए आप तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की छतों में सरिये निकल रहे हैं और ऐसी हालत में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। किसी भी दिन एक हादसा आएगा कि स्कूल की छत गिर गई और बच्चे उसके नीचे दबके गिर गए। इनका क्यों नहीं छापे मार रही है ईडी? ठीक है रीना जी, सवाल हैं उसके जवाब भी लेंगे। डीपी यादव जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ डीपी यादव जी, आपकी आवाज मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण देखिए ये विषय हो गया। मैं उस चीज पर ज्यादा जोर डालूंगी आज, क्योंकि संस्थाएं जिन पर भरोसे की बात होती थी, हर बार होती थी जब भी कोई दिग्गज जेल गया या उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए या उसकी गवाहियां हो रही हैं, कोई कह रहा है इलीगल उसको अरेस्ट किया गया है, कोई कह रहा है नहीं कोई ना कोई गलती की होगी इसलिए किया गया, इन सब के बीच में जिसने किया सवाल उस पर आए। तो सीबीआई की मैं बात करूं, ईडी की बात करूं, जब इन पर ही सवाल उठ जाएगा तो भरोसा जनता किस पर करने जाएगी? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठकर आया है। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? जी नमस्कार, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिए स्वदेश न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए, जिन संस्थाओं का साख होता था, जिनकी प्रतिष्ठा होती थी, आम जनता के बीच में जिनकी बहुत वैल्यू होती थी, आम जनता ये कहती थी कि सीबीआई से जांच करा लो, ईडी से जांच करा लो, आज उन संस्थाओं की क्या हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहां पहुंचा दिया, ये पूरा देश देख रहा है। देखिए 2014 से लेकर के जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2022 तक जितने भी नेताओं के ऊपर ईडी ने कहीं ना कहीं जांच किया था, उनमें 95% विपक्ष के नेता हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन संस्थाओं का अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए कितना दुरुपयोग किया, इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं है। देखिए जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन संस्थाओं का उपयोग विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने के लिए करती है। चाहे आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, चाहे आप कहीं ना कहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटक में डीके कुमार स्वामी को ले लीजिए, चाहे आप स्टालिन को ले लीजिए, कहीं भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए उनका दुरुपयोग करती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पीएमएल एक्ट में संशोधन कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएमएल के तहत कभी भी किसी भी विपक्ष के नेता पर आप छापेमारी कर सकते हैं, सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं करारा तमाचा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है जो विपक्ष लगातार कहता आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के ऊपर ही आरोप लगाते थे। आज पूरे देश ने देख लिया, पूरे भारतवर्ष ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा सिद्ध करने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग करती है। ये लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले भी तमाम विपक्ष के नेताओं को कहीं न कहीं परेशान किया गया था। लेकिन मैं भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया, और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने। अगर उत्तर प्रदेश की जनता की तरह पूरे देश की जनता इनकी चाल को समझ गई होती तो भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी होती। ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगे। बलराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? हाँ बलराज जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। बलराज जी, मुझे लगता है 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि काफी देर बाद मेरी आवाज पहुंची है और आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूं। बहुत जल्दी से यदि संक्षेप में समझने की कोशिश करें और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को सुनने के बाद, पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई सीबीआई और ईडी सत्ता पक्ष के दबाव में या उनके इशारे पर काम कर रही थी या करती है? अब ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले सीबीआई को, उसके बाद आज ईडी को लताड़ लगा चुका है। और जायज से सवाल हैं कि जब दोष सिद्ध नहीं है, आरोप सिद्ध नहीं है, भाई उसकी दर क्या है? आप जेल में डाल रहे हैं, इतना वक्त हो रहा है, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, फिर फाइनली बेल होती है, लेकिन वो मामला चलता चला जाता है। तो इसके क्या कोई नियम नहीं है? और हैं तो उस दिशा में काम क्यों नहीं हुआ? कोई दो राय नहीं है। इस तरह के जो केस हैं ज्यादातर पॉलिटिकल वेंडेटा का इसमें स्पष्ट सा रोल नजर आ रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बलराज जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, देखिए, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा तो स्पष्ट नजर आ रहा है, इसमें कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा, और पॉलिटिकल वेंडेटा लगातार इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी सत्ता में होती है करती रही हैं, मगर इस सरकार के अंदर इसका नंगा नाच हो रहा है। दूसरा, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, एडवोकेट हूँ, तो इसलिए मैं बात करना चाहूंगा ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। अरे पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिकल पार्टी तो करेंगी, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। ये क्या कर रहे हैं? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बिना ट्रायल के देश के लोगों का जेल में हमारे लॉ का कोई मायने नहीं है। लोगों को प्रताड़ित करना, कानून के सामने लाके लोगों को, अपराध अगर किसी ने किया है उसको जमानत का अधिकार तो उसका होना चाहिए। बिल्कुल ट्रायल के, बिना ट्रायल के आप लोगों को जो जेल में रख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फेल्योर भी है इस देश में, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी थी लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने की। वो क्या तमाशा देखते रहे इतने दिन तक। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जान आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं जिसकी वजह से अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है। मिस्टर महावीर सिंह संधू जस्टिस ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इट इज नॉट जस्ट, मैं ये कहूंगा जुडिशरी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है इस देश के अंदर, और इससे बड़ी कंटेम्प्ट जुडिशरी कर रही है, जिसमें हाई कोर्ट के जज शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल है। दे आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का ज्यादा कोई मायने नहीं है, किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। बीइंग एडवोकेट, किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, कौन पीएम है, कोई सीएम है, XYZ कोई भी हो सकता है। ये लोग बदलते रहेंगे, जनप्रतिनिधि है, अपने आप को मालिक ना समझे, ये बेवकूफी कर रहे हैं, इनके दिमाग में खुरापात है। वो अपने आप को किंग या वो समझते हैं, तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दे आर मेयरली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इस देश में ना राष्ट्रपति, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ जस्टिस, ना कोई सीएम, ना एरा गैरा नथु प्यारा, कोई भी पॉलिटिशियन, मंत्री संतरी, XYZ कोई भी सुप्रीम नहीं है। ओनली सुप्रीम आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और उन लोगों के अधिकार बचाने की ड्यूटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। दे बैडली फेल्ड, और ये तमाशा चलता रहा इस देश में। बात किसकी नहीं है, कौन पीएम है, किसकी सरकार है, हमें अपने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से मतलब है, जो लगातार उनका अवहेलना होती रही। और मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाता, किसको जमानत कब मिली, सबको जमानत मिलनी चाहिए। XYZ, इसमें ना केजरीवाल आता, ना कोई और पॉलिटिशियन आता, ना कांग्रेस का आता। यहाँ पर क्या है, हमारा काम है बेल मिलना, अपराध से मुक्ति नहीं है, मगर बिना ट्रायल के आप लोगों को जेल में नहीं रख सकते। और ये आप पार्टी वाले भी ज्यादा इस बात का प्रचार प्रसार करके जनता को गुमराह ना करें कि बेल मिल गई तो हम अपराध मुक्त हो गए। अरे भाई, आप भूख हड़ताल करते थे पहले, अब आपकी जेल किसी में कोई जेल में पड़ा तो कितने लोगों ने भूख हड़ताल करी इंडिया गेट पे या कहीं भी, अगर आप इतने पाक साफ हैं तो। जिस तरह किसान कानून जल्दबाजी में पास हुए इस देश के अंदर, उसी तरह इनकी पॉलिसियां बनी हैं। और पॉलिसी में खाली यहाँ पार्टी को नहीं कह रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से शामिल है। दे आर प्लेइंग फ्रॉड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्लेइंग फ्रॉड विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। ये देखने की बात है। ठीक है।
बिल्कुल बलराज जी, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बलराज जी ने क्लियर किया है, लेकिन सवाल जो उठकर आया, उन्होंने ये भी बोला कि बिल्कुल इसको हम राजनीतिक रूप से जो दिखाने की, करने की, कराने की कोशिश की है उसको डिनाई नहीं कर सकते। यानी ये बस सच है कि क्या हम मान लें कि उस इशारे पर काम किया गया है, नहीं किया गया है तो शायद ये फटकार नहीं लगती। सवाल बड़ा है, लेकिन उसकी क्लियरिटी अब कौन देगा? देखिए राखी जी, बड़ी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो है कि जो टिप्पणी आई है, इसके पहले सीबीआई को लेकर के भी आई हुई थी। और अगर पीछे जाइए 2014 के पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता तक की बात कह दिया था। मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि जो सवाल अभी उठे हैं ईडी या सीबीआई पर, उसमें यह देखना होगा कि आप जो पीएमएलए कोर्ट है या अदर जो भी इसके तहत, जो ईडी के तहत आप देख रहे हैं कि कितने मामले, लगभग 5000 के ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं। और इसके बाद ये स्थिति है कि उनका जो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जो जजमेंट आ भी रहे हैं सालों साल, अगर मान लीजिए आप सुनवाई कर रहे हैं, आपकी जांच, जो सवाल उठा है कि आप जांच कब तक करेंगे, लोगों को जेल में कब तक रखेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा गंभीर है। आप सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई मामला ऐसा आता है तो पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक फंडामेंटल राइट का सवाल है, बिल्कुल लोगों का, सबका जो है फंडामेंटल राइट भी है, हमें उस जांच के दौरान या तो उसको क्या सुविधा मिल रही। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, उनके नेताओं का सवाल है, और ख़ास करके विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले, जिस तरह से राजनीतिक दलों के लोगों को, जो शीर्ष नेताओं को, सीएम हो या अन्य कोई हो, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, जबकि सालों साल बराबर उनको नोटिस सर्व की जा रही है, तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो इसकी पहले जानकारी है। लेकिन एक पर्टिकुलर सवाल तब खड़ा होता है जब पर्टिकुलर जैसे वाला चुनाव होने जा रहा है और उस समय किसी नेता की गिरफ्तारी होती है, तो विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता है। सवाल विपक्ष के खड़ा होने की बात नहीं है। पूरे देश के नागरिक ये चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियां निष्पक्ष जांच करें, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जिनकी सरकारें होती हैं निश्चित रूप से उसके दबाव में दबाव में रहती हैं, और रहने के पीछे कारण ये, इस बात को जो तस्दीक करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्हें लताड़ इसी बात को लेकर के लगाया कि भाई इतने समय तक आप क्यों करते हैं। लोग 6-6 महीने, साल बाद, 2-2 साल तक, 1.5 साल जेल में रहते हैं और आपकी जांच पूरी नहीं होती है। सवाल इस पर खड़ा होता है, आप जांच जल्दी पूरा करिए, उस पर ट्रायल हो, अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। देश की शीर्ष एजेंसियां हैं जिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता, आप देखिए ये बड़ा गंभीर मामला है, तो इनको भी देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, तो हमें लगता है कि कोई इसमें दूध का धुला नहीं है। पुरानी सरकारों का भी यही काम था, नई सरकार भी वही काम कर रही है। तो इनको अगर एक तरह से अगर एजेंसियाँ निष्पक्ष हो जाएँ तो निश्चित रूप से जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष होगी और प्रॉपर ट्रायल होगा कोर्ट में, और इसके बाद जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये बड़ा लंबा वक्त निकल जाता है। आप नहीं बताया कि 0.242% जो है इसका जो है कन्विक्शन रेट है, तो क्यों है भाई? इतने 5000 केस दर्ज करो और 5 लोग सजा पाएँ, इसका मतलब कहीं कहीं कोई खामी है या लोग कानून से बच के जाते हैं। तो इनको भी देखना होगा। हमें लगता है कि इस मामले में निश्चित रूप से सवाल अगर एजेंसियों पर खड़ा होता है तो देश की जनता को जवाब उनको ही देना पड़ेगा। देखिए, देश के अभी कहा गया कि भाई देश की जनता के टैक्स पर ही सारे संस्थाएं चल रही हैं। तो अगर लोगों के टैक्स पर संस्थाएं चल रही हैं तो उनका दायित्व भी होता है कि लोगों के लिए काम करें। और हमें लगता है कि इस दूसरी बार जैसे सीबीआई के बाद अगर ईडी पर सवाल खड़ा होता है तो इन एजेंसियों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे खेमचंद जी और रीना जी, आप दोनों। पहले खेमचंद जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर मैं अनूप जी से बात करूं। देखिए, रीना जी नैतिकता की बात करती हैं और सबसे ज्यादा नैतिकता इन्होंने ताक पे रखी। वही पार्टी है जो मात्र आरोप पे कहती थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, पद से हट जाना चाहिए। साहब, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की जो स्वतंत्र वो है ना ईडी, उस पर दिए जवाब। आप रीना जी की तो बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए कि ईडी कैसे देश में जो है वो फैलाई हुई है भ्रष्टाचार। अब आप नित्य प्राय पाया जाता है कि ईडी रिश्वत देते पकड़े गए, सीबीआई के ऑफिसर रिश्वत देते पकड़े गए, तो नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बची। चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। बातें कर रहे थे और केजरीवाल आपके अध्यक्ष को, आपके कन्वीनर को थूक के चाटना पड़ा। जो ये कह रहे थे कि मैं तो सिद्ध करूंगा कि सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी गलत थी, उनके नोटिस गलत थे, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ।
सभी कोर्ट ने बार बार, और आप तो कह रहे हैं कि भाई एजेंसी को सैलरी देते हैं, हम टैक्स पेयर देते हैं। आप ये बताइए, मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील को जो एक एक एविडेंस का 50-50, 30-30 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक वो लेते हैं, उनको पैसा कहाँ से जा रहा है? ये तो दिल्ली सरकार का पैसा गया, फालतू में पैसा गया। 15 एक वकील भी नहीं था, 15-20 वकीलों का पैनल था, 10-10 केस लगे हुए थे। क्यों सरकारी पैसे की बर्बादी की गई? और वो तो एजेंसियां तो काम करने के लिए बनाई गई हैं। आप कितनी एजेंसी को बंद करोगे? ईडी, सीबीआई, ये तो कंपल्सरी एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, संविधान के द्वारा बनी हुई हैं, लोगों की भलाई के लिए बनी हुई हैं। आप नैतिकता की बात ना करो। आम आदमी पार्टी एक्सपोर्ट हो चुकी है। ईडी, सीबीआई हमारे राज्य में, पर्टिकुलरली मोदी राज में खुल के काम कर रही है, कानून के अनुसार काम कर रही है। रही यदा कदा जिस कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, कोर्ट ने साथ के साथ जो दोषी हैं उनको गलत बोला है, उनको जो वो बातें कर रहे हैं उनकी बातों को गलत कहा है। और ईडी, सीबीआई के बारे में कोई ऑर्डर पास नहीं किया, कोई रिमार्क्स जो जब प्रोसीडिंग चलती है तो कुछ रिमार्क्स दिए हैं जो अनऑफिशियल, अनरिकॉर्डेड रिमार्क्स हैं, और उस पर कोई चर्चा प्रचर्चा करना उचित नहीं होगा। जी ठीक है। हाँ, रीना जी अपनी बात रखिएगा। अभी जो है खेमचंद जी जो है नैतिकता की बात कर रहे थे, तो जो आप लोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड में गाय के मांस खाने वाले या इन सब से जो पैसे लिए हैं उस पर सीबीआई और ईडी का छापा नहीं लगेगा। जो आप लोग ने पोषण 110 करोड़ का प्रमाणित पोषण आहार घोटाला है उस पर ईडी का छापा नहीं होगा। जो मध्य प्रदेश में व्यापम 2 और इतने सारे प्रमाणित घोटाले हैं उन पर ईडी का छापा नहीं होगा। उन मंत्रियों पर, आपके मंत्रियों पर छापा नहीं होगा। आपके पास जितने भी भ्रष्टाचारी मंत्री आए वो पाक साफ हो गए, उनके ऊपर से जितने भी घोटाले थे, जितनी ईडी की छापे थी वो सब खत्म हो गई, बंद हो गई। तो नैतिकता की बात तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं अच्छी लगती है। देश की जनता ने जो 400 पार की बात कर रहे थे, आप नारा दे रहे थे 400 पार का, 240 पर इसी नैतिकता पर भारतीय जनता पार्टी के सिमटा के रख दिया है। तो ज्यादा नैतिकता तो ना दिखाएं। गाय का मांस खाने वालों से तो आपने फंड लिया है, तो उससे चुनाव लड़ते हैं। इस समय देश की जीडीपी दिन प्रतिदिन नीचे गिरती आ रही है, तो बताने का कष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी की जीडीपी कैसे ऊपर चलती चली आ रही है। आप देश के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बहुत बड़े बड़े विशाल करोड़ों पैसों में खुल रहे हैं। वो कहां से पैसा आ रहा है? वो भी तो जनता का है ना। आपने जितने करोड़पति बिजनेसमैनों के पैसे तो माफ कर दिए, गरीब किसानों के पैसे माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहां का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नैतिकता की बात शोभा नहीं देती है। तो कृपया करके जो सुप्रीम कोर्ट को ईडी की डांट पड़ी है उस पर पर्दा ढांपने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना ही करे तो बेहतर होगा। अनूप जी कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिएगा। लेकिन आप देखिएगा कि न्यायपालिका जिस पे पूरे देश को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी कलयुगी गंगा है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें प्रवेश करने के बाद या जिसमें जो लोग रहते हैं उनके नाम सुनिए। पेमा खांडू जी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, जनार्दन रेड्डी जी 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हेमंत विश्वा शर्मा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, बीएस मुंबई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला, रघुवर दास टी शर्ट घोटाला, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ रुपए का घोटाला। अब इन सबके बारे में जो प्रवक्ता साहब हैं भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेंगे? अरे भाई ये तार्किक सत्य है कि जो विपक्ष के लोग थे उनको घेरने के लिए एक शस्त्र के रूप में इस प्रवर्तन निदेशालय ने परिवर्तन निदेशालय की भूमिका का निर्वहन किया, दूसरे राजनीतिक दल के लोगों पर दबाव बनाया, चुनाव के समय में उनमें जेल में डाला। 10 वर्षों में 5297 मामले दर्ज हुए और आप विगत समय का आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, इतने मामले इतिहास में दर्ज नहीं हुए इतने अल्प समय में। 10 वर्ष में 5297 मामले की कन्विक्शन रेट ओनली 41।
41 वोट से सिद्धि, ये कन्विक्शन रेट है। अरे भाई, जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? क्यों मौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वो अधिकारी किसके निर्देश की पालना कर रहे थे, किसके इशारे पर काम कर रहे थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं राखी जी, इसमें कोई इसका प्रमाण पत्र विपक्ष जारी नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी जारी नहीं कर रही, आप पार्टी जारी नहीं कर रही, ये संस्थाएं काम गलत कर रही थी। इसका प्रमाण पत्र हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। अब इसको देश की जनता भी मानेगी और कृपया लाइन पर बने मानना पड़ेगा, अन्य राजनीतिक दल भी मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूरन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलिए, डीपी यादव जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही आवाज। देखिए डीपी यादव जी, अब इस तरफ पे इस चर्चा को लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारी क्लियरिटीज है, सवाल जस का तस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं उठा रहा, कोई उठा भी नहीं पाएगा। लेकिन जो हुआ, क्या वो सारी चीजों में एक बात निकल कर आती है कि कुछ तो किया होगा इसलिए बेल मिल गई है। बेल मिल गई है तो ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल दोष मुक्त हो गए हैं या कोई आरोप आप पर अब नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं। कंडीशनल बेल की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है। उनको लगता है कोई भी दिग्गज हो तो कंडीशंस लगाई गई हैं, यानी कोर्ट ने कुछ तो सोचा ही होगा भले, और बेल मिलना या बेल मिल जाना, बेल मांगना, ये उनका अधिकार है। इन सारी चीजों के बीच में संस्थाओं पर एक तरफ यस है कि हाँ यदि आया फटकार लगी, दूसरी तरफ यदि कंडीशनल बेल मिलती है किसी को या इस तरह की बातें हो रही है तो लगता है कि नहीं, कोई तो बात होगी, कोई तो चीजें सामने आई होंगी। ऐसे में क्या एक तरफा ये कह देना सही होगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी कि ये संस्थाएं जो हैं वो हमेशा ही इस तरह के काम करती हैं और वो गलत हैं? जी राकेश जी, देखिए निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष की पार्टियां जो आरोप लगा रही थी, जो आशंका जाहिर कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, तो कहीं न कहीं इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। जांच के नाम पर विपक्ष के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, जिससे राजनीतिक रूप से उनको कहीं न कहीं बदनाम किया जा सके। ये अलग बात है कि अब जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद कुछ जान पाते हैं, लेकिन जब जेल होती है तो तमाम तरह के आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ यही है कि ये एजेंसियां, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो चाहे सीबीआई हो, भारतीय जनता पार्टी निदेशालय के रूप में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के रूप में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई के लिए आदेश आता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, चाहे ईडी के लिए जो आदेश आता है भारतीय जनता पार्टी के, उसी लाइन पर ये काम कर रही है। लोकतंत्र या संविधान एक दिन में समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो इसी तरह से धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं समाप्ति के कागार पर जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे स्लो पॉइजन के द्वारा, एक होता है आप किसी को डायरेक्ट समाप्त कर दीजिए, उसकी गोली मार करके हत्या कर दीजिए, या एक होता है कि आप उसके अंगों को, कभी दिमाग को समाप्त करिए, हाथ को समाप्त करिए, पैर को समाप्त करिए। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे इन संस्थाओं का अपने पक्ष में दुरुपयोग करके समाप्त करने का काम किया है। अब लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान समाप्त हो रहा है, लेकिन जनता जागरूक है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका मिलेगा। इसका खामियाजा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 54% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई किया था, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8 सालों में 2014 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95% विपक्ष के नेता टारगेटेड होते हैं। तो निश्चित रूप से इन एजेंसियों पर तो सवाल उठेगा। अब ये आम जनता के बीच चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए। ठीक है, बलराज जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बलराज जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर दोष सिद्धि की दर क्या है ये हम बात कर चुके हैं, कितने मामले आए, कितने सिद्ध हुए। अब एक बात इस पूरी चर्चा में जो निकल कर आई है, मेंटली टॉर्चर करना, खासतौर पर इलेक्शन के वक्त पे यदि आप किसी दिग्गज को उठा के जेल में डालते हैं, वो कोई भी मामला आता है, एक बार यदि वो जेल चले गए तो फिर वहां से बेल मिलना आसान है नहीं है, वो प्रोसेस बड़ी लंबी है।
कहते हैं ना कि किसी को घंटों आप जब पूछताछ करते हैं, आधा डिस्टर्ब वो वैसे ही हो जाएगा। तो या ये भी मुझे लगता है किसी सजा से कम नहीं है कि आप उनको इतना टॉर्चर कर दीजिए कि वो इतने डिप्रेशन में चले जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि बाकी चीजें वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन कोर्ट की तरफ से आना चाहिए। उसी पे तो हम बात कर रहे थे कि कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या, आप कब तक उसको जेल में रखेंगे, किस समय तक रख सकते हैं, कितने दिन में आपको अपनी चीजों को क्लियरिटी रखनी होगी, कुछ तो सबूत आप रखेंगे जिसके बाद उनको आप जेल में रख सकते हैं, या वो सालों ऐसे ही रहेंगे? देखिए, जहाँ तक सीबीआई और ईडी की एक जो है निष्पक्ष संस्था है और संवैधानिक संस्था है, तो उनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना तो ठीक नहीं लगता हमको। हाँ, इतना जरूर है कि कितना समय लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जेल जाता है और कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, तमाम चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से उसका लंबे समय तक अगर रहने पर उसका राजनीतिक करियर समाप्त होने की संभावना रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस केस में कब उस पर फैसला आएगा, उसका ट्रायल कब चलेगा। जब आप जांच में इतना टाइम लगा रहे हैं तो कब आरोप तय करे होंगे, उसके बाद किस समय जो है अब कितने दिन में उस पर जो ट्रायल के बाद फैसला आएगा, ये भी सब देखने वाली बात है। तो जहाँ तक इन एजेंसियों का सवाल है, थोड़ी तत्परता और बरतने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है उस पर कार्रवाई ना हो, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो इसीलिए है, संस्थाएँ इसीलिए हैं कि कहीं भी कोई किस तरह की बात होती है तो कार्रवाई होना भी चाहिए। इतना देश भर में जिस तरह का बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, मैं सिर्फ विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाद में चल के बरी हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है या अन्य अदालतों का सवाल है, अगर मान लीजिए इसमें और तेज़ी लाई जाए तो हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और उसको जमानत नहीं मिल रही, तो कितने दिन तक नहीं मिल रही, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। आरोप कितने दिन में तय होना चाहिए, जांच का दायरा कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक मापदंड तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसा होता है अक्सर कि मान लीजिए अगर कोई सरकार के दबाव में कोई काम हो रहा है या सरकार के द्वारा इन एजेंसियों पर थोड़ा बहुत अगर दबाव बनाया भी गया हो, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत देरी की जा सके, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। हमें लगता है कि इन सारे मामलों पर सबसे ज़्यादा अच्छी राय बलराज जी दे सकते हैं कि उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, कितना तय होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली किसको कितना राइट है, फंडामेंटल राइट के तहत हर आदमी को बेल लेने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच के नाम पर, और आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के एजेंसियां जो हैं अक्सर टाइम लेती हैं, तो इसमें भी कितना टाइम लेंगे। और अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं या कोई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो प्रभावित ज़रूर होता है। तो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर आदमी कोई दोषी नहीं है, जिस पर गलत चार्जेस, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो उनको भी देखना होगा, आखिर बाद में चल के वो बरी भी हो जाते हैं। तो ये जो कन्विक्शन रेट है, अगर उनको देखिए, और लंबे समय तक जो बेल की जो बात हो रही है कि उसमें जांच में कितना टाइम लग रहा है, अगर इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाए तो हमें लगता है कि अगर सीबीआई, ईडी एक निष्पक्ष एजेंसी है और संवैधानिक संस्था है, तो उसको संविधान के नियमों के तहत काम करना चाहिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, जो सारी चीज़ें, अगर ये सारी बातें नहीं होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट के इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। बलराज जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं और समय भी हो गया है। बलराज जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है आपकी तरफ, मेरी आवाज पहुंच रही ना आपको? आवाज आ रही है? हाँ। बलराज जी ये बताइए कि ये किसी की गिरफ्तारी होती है, फिर उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, तो यदि मान लीजिए कोई चीज सामने आप नहीं रख पा रहे हैं और बेल उनको चाहिए, तो बेल भी यदि नहीं मिल पा रही है, तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना कि इतने से दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते, उसके बाद बेल मिलना ही है। या तो आप अपने सबूत और प्रमाण ऐसे रखिए कि ठीक है वो उसको नॉन बेल हो जाए वहां पर। तो इन चीजों के लिए कौन कैसे वर्कआउट करेगा, क्योंकि बहुत सारे मामले अभी ऐसे आए जिसमें सारी चीजों पर आरोप लगे। ये बेल क्यों नहीं हो रही? ये पीएमएलए यूएपीए में जानबूझ के ऐसी धाराएं डाली गई हैं और वो धाराएं हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। वो धाराएं डाल दी तो सुओ मोटो एक्शन लेके भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों को उस धारा को निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि कानून आप लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं बना सकते। अगर आप बनाते भी हैं बेवकूफ़ी से, पार्लियामेंट बेवकूफ़ी अगर करती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसका देखने की ड्यूटी है कि इतने खतरनाक कानून आप नहीं बना सकते। अब इस तरह के खतरनाक कानून बने और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे। दिस इज बैड ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। इनको देखना चाहिए, इनकी ड्यूटी है।
ये कोई खैरात नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। अगर ऐसा काम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होने का अधिकार नहीं है। संस्थाएं इससे गिरावट में आती हैं। ये संस्थाएं देश के लोगों की रखवाली के लिए हैं। और अब ये है नॉन बेलेबल ऑफेंस ज्यादातर। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता कि इतने दिन के बाद बेल मिलेगी, मगर डिफॉल्ट बेल के लिए कुछ प्रोविजन है। मगर यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, ऐसे कठिन कानूनों के अंदर आप गिरफ्तार किसी को करते हैं तो इसका मतलब है प्राइमा फेसी आपके पास सबूत है, तभी तो गिरफ्तार करते हैं। और जब करते हैं तो इसका मतलब आप कितने स्ट्रांग एजेंसियां हैं, और आप जांच के बदले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने आप नहीं खींच सकते लंबा। अगर ये लंबा खींचा जा रहा है तो इसमें फेल्योर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये कोई गाइडलाइन भी जारी कर सकते हैं इस तरह का। जब एक खतरनाक कानून है और लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो इट इज द ड्यूटी। ये मर्जी नहीं है किसी की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, ये इनकी ड्यूटी है कि वो गाइडलाइन जारी करें, और ताकि देश के लोगों का कोई फुटबॉल की तरह मिसयूज ना कर पाए एनी पॉलिटिकल पार्टी। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको, एक बात कह के मैं अपनी बात बंद करूंगा। अगर इस तरह के सारे पॉलिटिकल नेता और इलेक्शनों के दौरान अगर ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी सो-कॉल्ड भ्रष्टाचारी शामिल होते हैं उनकी जांच बंद हो जाती है, उनको पद मिल जाते हैं। तो इससे देश की जनता ये कह रही है कि फिर तो भ्रष्टाचारियों का बाप कोई है तो नरेंद्र मोदी है देश में। और इस पर गंभीर सवाल हैं, जाहिर तौर पर इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बहरहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो आई है, विपक्ष जो बातें कह रहा था अब तक कि जो संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, वो इशारे पर काम करती हैं सत्ता पक्ष के। कुछ ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं होता, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यदि विपक्ष का कोई दिग्गज है तो आप आरोप भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव में उनको जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। तो सवाल जायज है। पीएमएलए कोर्ट की जहां तक धाराओं की बात अभी बलराज जी कह रहे थे कि यदि कोई चीज हो भी गई पार्लियामेंट से तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखना है कि आप उसको एप्लीकेबल करेंगे या उसको डिक्लीन कर सकते हैं। ये करने की जरूरत, आप नहीं करेंगे तो ये मामले ऐसे ही आएंगे और इसीलिए कुछ मामलों में ऐसा हुआ है। अब आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।